साथ कुछ खास मेहमान जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, जो है फॉरेन एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं यूके देवनाथ जी से ही करना चाहूंगा। यूके देवनाथ जी, जिस तरीके से अगर आसिम मुनीर को लेकर बात करें या यूं कहें कि सेना को लेकर बात करें, तो सेना की जो इन्वॉल्वमेंट सरकार के अंदर, संविधान के अंदर इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि आसिम मुनीर के कहने पर उनकी इच्छा के अनुसार 27वां संशोधन किया जा रहा है और उनकी ताकत जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ाई जा रही है कि पाकिस्तान में उनसे ताकतवर कोई होगा ही नहीं। अभिषेक, पाकिस्तान में हो ये रहा है कि सेना पहले पहले या तो सत्ता खुद अपने हाथ में ले लेती थी विद्रोह करके। जी। सेना नायक जो है अपने को अचानक से बोलते थे कि कल से वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है या जो भी है। 35 साल तक, आज़ादी से लेकर अभी तक 35 साल तक पाकिस्तान में ऐसा रहा। जी। बाकी जो 40 साल रहे पाकिस्तान में, वो ऐसे रहे कि सेना ने पर्दे के पीछे से सत्ता को चलाया। जैसा कि पिछले एक दशक से 2 दशक से हम देख रहे थे कि सेना ने डायरेक्टली अपने को पाकिस्तान का शासक घोषित नहीं किया। उन्होंने जो भी प्राइम मिनिस्टर होता था, जो भी प्रेसिडेंट है, अब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जय, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट जय, लेकिन सेना चला रही थी। अब यह हो गया है कि आसिम मुनीर के नेतृत्व में सेना ने ऐसी घुंडी चलाई है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट भी मजबूर हो गया कि 27वां संशोधन बिल पास कर दे। अभी तो उनके राष्ट्रपति ने भी, आसिफ अली जरदारी ने भी इस पर मोहर लगा दी है। इसके तहत अब से पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दुंदुभी बजेगी। इसके तहत 2-3 चीजें ऐसी कर दी गई हैं कि पहले पहले ये माना जाता था कि पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो बराबर हैं और बाई रोटेशन समझो वो बनते थे चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ ऑफ कमेटी, CJCSC। लेकिन अब उस पोस्ट को ये एबोलिश कर दिया गया है, यानी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी ही बाई रोटेशन टॉप पे आने का जो प्रावधान है वो कर दिया गया है जी। अब से पाकिस्तान की आर्मी चीफ ही सिर्फ नेवी को भी कंट्रोल करेंगे और एयरफोर्स को भी कंट्रोल करेंगे। जो नेवी चीफ हैं और जो आर्मी चीफ हैं, उनका जो रोल है वो कुतर दिया गया है और नेवी चीफ का काम है बस सिर्फ नेवी को देखना, एयरफोर्स चीफ का काम है सिर्फ एयरफोर्स को देखना, और आर्मी चीफ जो हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को देखेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि उनको कितनी बड़ी पावर दी गई है। दूसरी बात यह हो गई, अब उनको सत्ता में 5 साल रहना है। शहबाज शरीफ के साथ ये बार्टर डील थी कि शहबाज शरीफ को मालूम था कि अगर उन्होंने 5 साल के लिए आसिम मुनीर को कंफर्म नहीं किया तो फिर आसिम मुनीर किसी भी समय सत्ता हाथ में ले सकते हैं। फौज विद्रोह करके आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट बना सकती है। तो गिव एंड टेक हो गया है कि आसिम मुनीर जो हैं सत्ता पलटेंगे नहीं, प्रेसिडेंट नहीं बनने की कोशिश करेंगे और शहबाज शरीफ को भी प्राइम मिनिस्टर रहने देंगे। PMLN का राज चलता रहेगा जी। जी। दूसरी ओर जिस तरीके से संजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं उनका रुख करूंगा मैम। सर, अगर यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है संजीव जी कि जिस तरीके से पाकिस्तान के लोकतंत्र को लेकर कई ऐसे मौके रहे हैं और कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच रहे हैं जहां पर सवाल उठे हैं, अब क्या संजीव जी एक बार फिर से पूरे विश्व के सामने ये एक संदेश जाता हुआ पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान के द्वारा, कि वहां का लोकतंत्र कितना कमजोर है? जी जी, देखिए अभिषेक जी, पाकिस्तान में डे 1 से ये जो सेना का जो कंट्रोल है, जो सेना की जो तानाशाही है वो वहां पर रही है। सेना अभी तक के पाकिस्तान के इतिहास में आधे समय तक पर्दे के सामने से सीधा सीधा शासन उसने किया है और लगभग आधे समय तक वो पर्दे के पीछे से रह करके शासन करती है। और लेकिन सेना जो पाकिस्तान की है, वहाँ के जो वर्तमान के जो फील्ड मार्शल मैं कहूँगा, जो मुनीर हैं, वो अपनी जो सत्ता है उसको लेकर के उनके अंदर जहाँ कहीं भी, जो कहीं भी थोड़ी सुरक्षा आशंकाएं इत्यादि हैं, उसको दूर करने के लिए
और एक छत्र राज अपना स्थापित करने के लिए, जिसको कि मैं कहता हूं टोटलिटेरियन सिस्टम, एक सर्वाधिकारवाद की तरफ ये पाकिस्तान बढ़ रहा है। तानाशाही तो वहां पर पहले से रही है, लेकिन ये जो अब 27th अमेंडमेंट करके अपनी जो सत्ता को असीमित कर देना, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जाहिर है कि अब इतना उनको पावर्स मिल गई हैं, 2030 तक वो सत्ता में बने रह सकते हैं, आजीवन उनको किसी भी तरीके के केसेस वगैरह उनके ऊपर नहीं चलेंगे, इम्प्यूनिटी है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से अब उन्होंने अपनी जो ताकत है वो एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के तौर पर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर अब अपने हाथ में ले ली है। ऐसे में तो जो उनका जो कंट्रोल है पूरी सेना के सिस्टम पर भी वो एक कंप्लीट और टोटल हो चुका है। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट को भी विभाजित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट को अब 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। वहां पर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग बना दी गई है, उसके जज को भी जो है शपथ दिला दी गई, और वो एक सुप्रीम कोर्ट जो वहां पर जो थी वो है ही। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो समय समय पर जो सेना के खिलाफ या वहां के जो स्टैब्लिश्ड सेना के द्वारा सपोर्टेड जो भी लोग थे उनके खिलाफ जो वर्डिक्ट्स इत्यादि देते थे, उनको जाहिर है कि भविष्य में अब वो ऐसा करने में उनके जो पैर हैं, उनकी जो शक्तियां हैं वो उनसे ले ली गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट को भी डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइड एंड रूल इसको के तहत ही सुप्रीम कोर्ट को भी अब चुप कराने का और उसे पूरी तरीके से इररिलेवेंट कर देने का जो प्रयास है वो और साजिश है वो उसने पाकिस्तान की सेना ने की है। और यही कारण है कि अब हाई कोर्ट के एक जज ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस इसके बारे में लगातार अपना असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, आने वाले समय में और भी इस्तीफे हो सकते हैं। और वहां की जो पाकिस्तान की जो कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें जाहिर है कि जो जेल में बंद इमरान खान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और कुछ अन्य पार्टीज ने कोalition बनाया है और अपना वो प्रोटेस्ट इसके बारे में इस संदर्भ में 27th अमेंडमेंट के संदर्भ में लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं अभिषेक जी कि ये जो पाकिस्तान है अब तानाशाही से भी आगे बढ़कर सर्वाधिकारवाद, टोटलिटेरियन सिस्टम, एक छत्र राज मुनीर जो है लंबे समय तक करने की मंशा के तहत उन्होंने ये किया है। और जाहिर है कि बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक तरीके से तानाशाही। देवनाथ जी, तानाशाही शब्द के साथ ही मैं आपके पास आऊंगा, क्या ये माना जाए देवनाथ जी कि एक तरीके की सैन्य तानाशाही जो है उसकी शुरुआत पाकिस्तान में अब हो चुकी है और पाकिस्तान का अंत कह सकते हैं इसी के साथ नजदीक है, क्योंकि जहां पर भी सरकार के जो काम होते हैं, लोकतांत्रिक जो ढांचा होता है, वहां पर अगर सेना की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है तो वो देश गर्त में जाता है। हाँ अभिषेक, मजे की चीज ये है पाकिस्तान आर्मी बहुत ही चतुराई से यह दिखाएगी कि पाकिस्तान में अभी तक डेमोक्रेसी है जी। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कौन है? कागज पर तो शहबाज शरीफ। प्रेसिडेंट कौन है? कागज पर तो आसिफ अली जरदारी। इसी तरह से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट वहीं पर है। पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स ने चुपके से चालाकी से क्या कर दिया कि एफसीसी नाम की एक नई संस्था खड़ी कर दी है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। यानी देश हित के जितने बड़े बड़े कोर्ट केसेस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। देश हित के यानी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जितने कोर्ट केसेस होंगे वो एफसीसी चले जाएंगे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की वो ताकत चली गई। सुप्रीम कोर्ट को एफसीसी के कार्यक्रम में विघ्न देने की या चैलेंज करने की पावर नहीं है। तो लगेगा कि आम जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर है, बाहर से जो भी देख रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो है, एफसीसी तो एक सिविलियन बॉडी है, एफसीसी में कोई भी आर्मी का जनरल नहीं बैठा हुआ। लेकिन असल में एफसीसी का टोटल कंट्रोल पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में रहेगा जी। तो हो क्या रहा है कि अब जो पाकिस्तान की सत्ता थी वो एक ही व्यक्ति यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होंगे पाकिस्तान के, उसके हाथ में आ जाएगी। भविष्य में देखिए, पहले उनकी एक अपॉइंटमेंट होती थी कि एक आदमी के हाथ में पावर ना आ जाए, इसलिए बाई रोटेशन जो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होते थे, बाई रोटेशन कभी नेवी वाला भी बन जाता था, कभी एयरफोर्स का चीफ भी बन जाता था। लेकिन अब नेवी चीफ को और एयरफोर्स चीफ को दरकिनार करके वह पोस्ट ही एबोलिश कर दिया गया है।
जी तो ये समझना पड़ेगा कि जब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होते थे, उसमें निहित था कि वो जो टॉप 5 6 7 लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल या एडमिरल हैं, उनमें उनके चीफ होते थे। जी शब्द था चीफ ऑफ स्टाफ। जी स्टाफ यानी ऊपर के जो 7 8 लोग थे, उनमें प्रमुख कौन है, जी यानी वन अमोंगस्ट 5 6 पीपल। लेकिन अब उस पोस्ट को ही अबोलिश कर दिया गया है। इससे क्या है कि सत्ता भविष्य में पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हाथ में ही रहेगी। जी नेवी चीफ और एयर चीफ, एयरफोर्स के चीफ कोई भी नहीं है। और बिल्कुल उन्होंने देवनाथ एक जी, जाहिर तौर नया, पर एक बड़ा जैसे परिवर्तन इसी चीज को लेकर कहा जा रहा है और इसी चीज को लेकर चिंता जो है वो भी वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से संजीव जी ने भी जिक्र किया। संजीव जी, दूसरी ओर अगर यहाँ पर आईएमएफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लेकर बात करें, क्या जो ये यहाँ पर सत्ता का केंद्रीकरण किया जा रहा है, इसका विरोध करेंगे? क्योंकि आईएमएफ पहले भी कई मौकों पर पाकिस्तान को लेकर विरोध कर चुका है, पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है। देखिए, आईएमएफ का जो मैंडेट है वो पाकिस्तान के आर्थिक विषयों में उसकी मदद करने का ही है। और जी मुझे नहीं लगता कि ये जो पाकिस्तान के अंदर के जो भी चेंजेस अभी किए जा रहे हैं, भले से ही वो पूरे संविधान की आत्मा को कुचलने का ही जो कार्य क्यों न किया जा रहा हो, उसमें मुझे नहीं लगता कि आईएमएफ कोई ऐसी दखल देगा अनलेस अनटिल जो पाकिस्तान में जो वहाँ के आर्थिक सिस्टम में अगर कोई बड़ा बदलाव पाकिस्तान की सेना करती है। जो कि मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के आर्थिक सिस्टम को भी वहाँ की सेना ही रन करती है, उसको भी वो पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते हैं। और जाहिर है कि सेना का जो भ्रष्ट तंत्र है और उसमें अनेक तरीके के जो अनअकाउंटेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अनेक फाउंडेशंस के माध्यम से जो इंडस्ट्री चलाती है वहाँ की सेना, वहाँ के रिटायर्ड जो जनरल्स हैं, वो जाहिर है कि वो आईएमएफ को उसका जरूर संज्ञान है। और लेकिन आईएमएफ जो अपनी शर्तें रखता है, उसमें जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स की शर्तें रखता है, ऑस्टेरिटी मेजर्स को लेने की शर्तें रखता है और अनेक तरीके के जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में चेंजेस लाने की बातें और सलाहें देता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान के साथ अपने जो एंगेजमेंट्स हैं वो बनाए रखता है और उसके पीछे का कारण जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान में आंतरिक जो स्थितियां हैं वो कितनी ज्यादा दयनीय हैं, उसके बावजूद भी अमेरिका अपने वेस्टेड इंटरेस्ट और उसके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उसको ध्यान में रखते हुए और पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखता है। और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को भी अपने वॉच में, अपनी कंट्रोल में रखने के लिए भी अमेरिका अपने एंगेजमेंट बनाए रखता है। और जाहिर है कि अमेरिका के दबाव में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो हमेशा पाकिस्तान को हर वर्ष मदद भी देता है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थितियां हैं, पाकिस्तान का जो मूल चरित्र है जो कि इसेंशियली आतंकी चरित्र है, और जो भी पैसा आईएमएफ देता है उसका दुरुपयोग आतंकी कृत्यों में भी किया जाता है और भ्रष्ट पॉकेट्स में ये पैसा चला जाता है, ये सब जानते हुए भी आईएमएफ कुछ नहीं बोलता। तो ये एक विडंबना है और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज का और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का पाकिस्तान को लेकर के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी समय समय पर दिखाई देता है। और लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि ये जो 27 अमेंडमेंट पाकिस्तान में लाया गया है, ये पाकिस्तान के जो लोकतंत्र का जो भी बचा खुचा जो भी उसका जो भविष्य था उसको भी और अधिक गर्त में ले जाएगा। और इस तरीके का जो एक सर्वाधिकारवादी शासन, एक छत्र साम्राज्य अपना स्थापित कर लेना और एक दिखावे की जमहूरियत तो थी ही, अब वो जाहिर है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अब ये एक्सपोज भी होगा। लेकिन जो इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा है जो पाकिस्तान की आवाम पहले से ही भुगत रही है, वो और भी अधिक जो है अंधकार में भविष्य वो फेस करेगी। और एक अन्य बात भी मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की सेना है वो सत्ता में तो बने रहने के लिए वो अपने अमेंडमेंट को ये तो लाए ही है, लेकिन जिस तरीके से अभी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे जो संगठन है वो सीधा सीधा पाकिस्तान की जो सेना को के ऊपर हमले करते हैं, पाकिस्तान की सेना को ही सीधा सीधा चैलेंज करते हैं, उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए। और एक पाकिस्तान में एक जो तालिबानाइजेशन और कट्टर शरिया लॉ को लागू करने की तहत उन्होंने जो सेना को टारगेट करने का काम किया है, उससे जो सेना के अंदर भी जो पाकिस्तान की सेना है उसके अंदर भी एक जो पहले जैसा उनका था कि हमको कोई टच नहीं कर सकता, तो उस तरीके का एक असुरक्षा, एक भय वो भी आ रहा है। तो वो भी एक कारण मैं देखता हूं
कि जिसकी की वजह से सेना जो है अधिक से अधिक जो है शक्तियां अपने हाथ में ले लेना चाहती है। और वो जाहिर है कि वो जो भी चाहे फील्ड मार्शल मुनीर जो भी कार्रवाई करना चाहे वो कर सकते हैं। और भारत का तो एक भय है ही। भारत का के द्वारा जो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी के तहत भारत जो जी कठोर से कठोर कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करता है, वो तो एक पाकिस्तान को फोबिया बना ही रहता है। बिल्कुल पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो फोबिया है वो भारत का ही है। बिल्कुल लेकिन संजीव ये जी, बिल्कुल ठीक कहा पाकिस्तान के आपने कि जी पाकिस्तान को सबसे बड़ा फोबिया, सबसे बड़ा डर पाकिस्तान का भारत ही है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से क्लियर कर दिया कि भारत आतंकियों को बख्शेगा नहीं, जहां कहीं भी वो मौजूद होंगे। देवनाथ जी, दूसरी ओर अगर इस सुधार को लेकर बात करें, 1976 के बाद इस सुधार को सबसे बड़ा सुधार संविधान में पाकिस्तान के अंदर बताया जा रहा है। लेकिन देवनाथ जी, इस सुधार के साथ साथ डॉन की एक रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया, पाकिस्तानी जो अखबार है उसमें, कि जो शक्तियां बढ़ेंगी वो असीमित हो सकती हैं। क्या आपको लगता है कि सेना के हाथ में जब सत्ता जाएगी तो पाकिस्तान जो पहले से ही बदहाली में जी रहा है, तो वहां पर बदहाली और ज्यादा बढ़ जाएगी, भुखमरी और बढ़ जाएगी, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी? हाँ अभिषेक, पाकिस्तान में ये हो रहा है कि उनके देश का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल से बचा नहीं है। जी पाकिस्तान में माहौल हमेशा से ही ऐसा रहा है, शुरुआती दौर से ही, कि जैसे वहाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं, पब्लिक सेक्टर के एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, उसमें हमेशा पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स ही जाकर चेयरमैन बनते रहे हैं। इसी तरह से जैसे उनकी जो सिविल सर्विसेज होती हैं वो हमेशा से ही पाकिस्तान आर्मी के से ही आदेश लेती रही हैं। पाकिस्तान में जो पुलिस है वो भी हमेशा या तो पाकिस्तान आर्मी से आदेश लेती रही हैं, या पुलिस में ही पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स डेपुटेशन में जाते हैं। बड़ी अजीब सी विडंबना है कि वहाँ पर जैसे भारत में हम कहते हैं फॉरेन सर्विसेज, तो पाकिस्तान की जो फॉरेन सर्विसेज हैं उसमें आप देखेंगे विदेशों में डेपुटेशन में कौन जाता है, पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स ही फॉरेन ऑफिसर्स की पोस्ट पर डेपुटेशन में जाते हैं। जैसे किसी देश में एम्बेसडर भेजना हो, किसी देश में हाई कमिश्नर भेजना हो, या डिप्टी एम्बेसडर या असिस्टेंट हाई कमिश्नर भेजना हो, या अभी जैसे तुर्की में बातचीत हुई तो आमतौर पे एक फॉरेन सर्विस का ऑफिसर, किसी भी डेमोक्रेसी में एक फॉरेन सर्विस का ऑफिसर लीड करता है। लेकिन पाकिस्तान का जो डेलीगेशन अभी तुर्की में गया, उसका जो लीडर था वो एक मेजर जनरल था। तो पाकिस्तान में हमेशा से ही आर्मी इस तरह से करती रही है। तो ये समझना पड़ेगा कि आर्मी किसी भी देश को चला नहीं सकती है। उनको पता नहीं है, आर्मी में एक यंग ऑफिसर या मिडिल रैंकिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग युद्ध लड़ने के लिए होती है, ना कि देश में किस तरह से कूटनीति चलाई जाए, अमेरिका से या मिस्र से या ऑस्ट्रेलिया से डील की जाए। अभी जैसे वर्ल्ड बैंक IMF की बात है, IMF हमेशा लोन, अभी भी IMF प्राय अप्रूव कर रहा है $1.2 बिलियन का लोन पाकिस्तान के लिए। वो इसलिए अप्रूव कर रहा है क्योंकि वो पीछे से डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की इशारा आ जाता है। अब जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने भी एक प्लान अप्रूव कर दिया है, ये बोल के कि पाकिस्तान बहुत ही गरीब मुल्क है, तो पाकिस्तान को अगले 10 साल में $40 बिलियन की मदद वर्ल्ड बैंक देगा। तो वर्ल्ड बैंक क्यों दे रहा है पाकिस्तान जैसे तटपुंजीय देश को? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पीछे से अमेरिका की इशारा आ जाता है। बिल्कुल देवनाथ जी, इस बीच पाकिस्तान में न्यायपालिका और संविधान को लेकर टकराव जो है खुलकर अब सामने आ रहा है और हालात जो है बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यहां पर यही होगी कि पाकिस्तान अब आगे चलकर इस बदलाव के बाद कितना गर्त में जाता नजर आएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया।